नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति ठाकुर। दिल्ली में सोमवार को ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का जिस तरह से स्वागत हुआ, पूरा देश वो समारोह देखता रह गया। लोगों ने पहले तो पूरे दिन इस खास मौके की तैयारी की और फिर जैसे ही इन खिलाड़ियों ने देश की मिट्टी पर कदम रखा, तब लोगों ने उन्हें सर माथे पर बिठा लिया। एयरपोर्ट से अशोका होटल तक खिलाड़ियों का काफिला जश्न में झूमता हुआ दिखाई दिया और इसके बाद अशोका होटल में इन खिलाड़ियों के सम्मान में खास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ये जीत की खुशी है, ये मौका जश्न का है, क्योंकि देश का सर ऊंचा करने वाले अपने वतन वापस लौट आए हैं। सोमवार को पूरा देश आंखें बिछाए अपने चैंपियंस का इंतजार कर रहा था। हर कोई चैंपियंस की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था। एक समय था कि ऐसी तस्वीरें किसी फिल्म सुपरस्टार के आने पर ही दिखाई देती थी, लेकिन सोमवार को इस भीड़ ने किसी फिल्मी सुपरस्टार का नहीं, खेल की दुनिया के सुपरस्टार्स का जोरदार स्वागत किया। फिर चाहे वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया हो, या फिर सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, या फिर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। लोग बड़ी बेसब्री से अपने चैंपियंस की एक झलक पाने के लिए परेशान थे। इन सभी खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की कहानी आज हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। इन खिलाड़ियों की सफलता में बेशक सबसे बड़ा योगदान इनके माता पिता का ही है, जिन्होंने अपने बच्चे को कभी न थकने की सीख दी और वो खुद भी इन खिलाड़ियों के साथ पूरे जोश के साथ संघर्ष करते रहे। हमें उतना ही जोश आज भी है, कोई थकावट नहीं है। हम तो ये बोलते हैं, अगर देश के लिए ऐसे ही मेडल आता रहे तो हम कभी भी थकने वाले नहीं हैं। हम हमेशा चीयर करते रहेंगे। अशोका होटल में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और कानून मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एक एक कर सभी मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने सफलता की कुछ बातें भी साझा की। सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा, लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी। टोक्यो में तिरंगे की शान को बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों को देश ने उम्मीद से बढ़कर सम्मान दिया और जब खेल के मैदान के ये सितारे अपने वतन वापस लौटे तो देश ने उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। भला जिन्होंने टोक्यो में तिरंगे की शान बढ़ाई, उनके सम्मान में किसी तरह की कमी कैसे रहने देते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में इन चैंपियंस का शानदार स्वागत हुआ। उधर हरियाणा के होनहार पहलवान बजरंग पुनिया ओलंपिक टोक्यो से ब्रॉन्ज मेडल लेकर सोनीपत में अपने घर देर रात पहुंचे। बजरंग पुनिया का गांव पहुंचने पर शानदार स्वागत किया और इस दौरान उनकी मां ओम प्यारी ने तिलक लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। बजरंग पुनिया को घी से बना चूरमा खिलाया। ये उनकी मां की ओर से पहले ही कहा गया था कि जैसे ही उनका बेटा लौटेगा उसे चूरमा खिलाएंगी और ठीक वैसा ही हुआ। बजरंग ने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपना मेडल अपनी मां को पहनाया और इस दौरान पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि अब वो अगले मुकाबलों के लिए तैयारियां करेंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के सम्मान समारोह में उनके माता पिता भी पहुंचे, जिन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत की है। सुनिए।
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, अशोका कार्यक्रम में शामिल हैं। सर, सबसे पहले फख्र का दिन है, अपने अनुभव को कैसे बताएंगे आप? देखो, अपनी खुशी हम शब्दों में जाहिर नहीं करते और ना ही कर पाएंगे। जो उस बच्चे ने इस देश को खुशी दिलाई है और सारे देश का जो आशीर्वाद और दुआ उस बच्चे के लिए थी, तो मेरे को लगता है वही संभव हो पाया है कि वो बच्चा देश को गोल्ड दिलाने में कामयाब रहा। सर, नीरज ने हर बार जितने भी वीडियो में जितने भी लोगों से उन्होंने बात किया है, तो अपनी जीत का पूरा श्रेय अपने पिता को समर्पित किया है। जी देखो, वैसे तो मेरा संयुक्त परिवार है, पूरे परिवार का जो उसके पीछे हाथ था, पूरे परिवार की सपोर्ट थी, उसी से सारा संभव हो पाया है। ये उसमें पूरे परिवार का ही सपोर्ट है। बेटे ने इतिहास रचा है, देश का नाम रोशन किया है। आज हर कोई सिर्फ नीरज के बारे में बात कर रहा है। एक पिता और माता के लिए इससे ज्यादा फख्र की बात और क्या हो सकती है? जी देखो, हम गर्वित हैं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है उस बच्चे पर। हमें बहुत फख्र है कि आज उसने हमारा नाम रोशन कर दिया और पूरी दुनिया में हम एक पहचान दिला दी नई। देखिए, नीरज की माता जी भी हैं, उनसे एक बार सवाल हम पूछते हैं। मैम, आज नीरज ने पूरे देश को विश्व भर में फख्र महसूस करवाया है। जी बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है जी, हम कुछ कह ही नहीं सकते, जितनी खुशी हो रही है। आज आपने नीरज को देखा स्टेज पर, पूरा देश आज इस तस्वीर का इंतजार था। हमारा नहीं, इसका है जी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली लौटे ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर रवि दहिया से जी मीडिया संवाददाता विनोद लांबा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रवि दहिया ने इस दौरान कहा कि उन्होंने अपने मेडल को कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेट किया है। महाबली सतपाल जी के साथ रवि दहिया पहुंच चुके। रवि, स्वागत है आपका। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। 17 साल से आपने अपनी रेसलिंग की शुरुआत की, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे दिन को, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह का जश्न, मेडल किसको डेडिकेट करेंगे अपना? देखो जी, हमारे गुरु जी हैं, पहले तो इनका भी आशीर्वाद है और छोटे से इनके पास आगे थे, और मैं अपना जो मेडल है वो अपने जो कोरोना वॉरियर्स है उन सबको समर्पित करता हूँ। गोल्ड ना लाने का कोई माल या सिल्वर से सेटिस्फाई है? देखो जी, एक बार वो होता है थोड़ा, उसके बाद अब मैं खुश हूँ। रवि दहिया साफ तौर पर महाबली सतपाल के साथ थे, छत्रसाल स्टेडियम से आते हैं, उसी परंपरा को जारी रखा है और हरियाणा के लिए मेडल लाने को लेकर भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो रेसलिंग की परंपरा बरकरार रही है। कैमरामैन भारत के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। उधर टोक्यो ओलंपिक में ही ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने भी जी मीडिया से खास बातचीत की है और अपने अनुभव साझा किए हैं। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान रहे मनप्रीत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने देश को एक बड़ी जीत दिलाई है, इतिहास रच दिया आप लोगों ने और उनका पुराना सम्मान भी लौटा दिया। बहुत मैडम अच्छा लग रहा है, क्योंकि 41 साल का वेट था तो फाइनली वो टूटा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और मुझे लगता है कि ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो लास्ट हमारे 15 महीने तक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, सेक्रीफाइस किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मैडम अभी। आप लोगों को पता था कि 41 सालों से टीम ने ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीता है, तो जब आप लोगों को कोई इस बात को लेकर कोई शंका, कोई मन में डर या नर्वसनेस कोई थी? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पूरी टीम का एक एम सेट था कि हाँ कि इस बार हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग को मेडल जीतना है। तो वही आई थिंक पूरा विश्वास था पूरी टीम पे और पूरा टीम ने हार्डवर्क किया था, तो वही उसका फल मिला है। सर, आप लोग सोशल मीडिया भी ज़रूर आपने देखा होगा, जब आपने मैच जीत लिया होगा उसके बाद पूरा इंडिया आपको चीयर अप कर रहा था, खास तरीके से तारीफें, खास तरीके से आपको मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही थी। ब्रॉन्ज मेडल आप लेकर आए, क्या क्या कुछ खास आपने सोशल मीडिया पर देखा? मैडम देख रहे मेडल के बाद ही नहीं, पहले भी बहुत ज़्यादा पूरा देश हमारे साथ था, क्योंकि उन्होंने हर हमारा मैच देख रहे थे, हमें पूरा सपोर्ट कर रहे थे। इवन जब हम लोगों ने सेमीफाइनल लूज़ किया उसके बाद भी पूरे देश की सपोर्ट हमारे साथ थी। इवन पीएम मोदी साहब के भी हमें फ़ोन आया था, उस वक्त पूरी टीम को उन्होंने मोटिवेट किया कि उन्होंने यही बोला था कि आप अब नेक्स्ट मैच के ऊपर फोकस कीजिए। तो काफ़ी अच्छा लगा कि जब पूरा देश हमारे साथ है और पीएम साहब हमारे साथ हैं, तो यही था कि हाँ कि आने वाले मैच में हम लोग जो ब्रॉन्ज मेडल उसको जरूर जीते और देश में ब्रॉन्ज मेडल लेके जाएं। 2024 के लिए कोई तैयारियां? बिल्कुल मैडम, अभी थोड़ा ब्रेक करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे पूरा फैमिली के साथ, पूरे देश के साथ, फिर उसके बाद वापस फिर अपने काम पे लगेंगे, क्योंकि आने वाला साल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशियन गेम्स आ रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं। एशियन गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से हमारी जो टीम है क्वालिफाई करती है ओलंपिक्स के लिए, तो उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे। फैमिली को आप लोग मिले? नहीं, अभी तक नहीं, अभी जाके मिलेंगे मैडम।
इतने लंबे वक्त बाद मिलेंगे, सेलिब्रेशन की तैयारी घर में भी ऑब्वियसली बात है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है मैडम कि कम से कम 6 महीने हो गए हम लोग नहीं मिले, बट अब यही है कि फाइनली घर जाएंगे तो मम्मी से जरूर मिलेंगे। एक लास्ट सवाल है आपसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने टीम को सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है? कि मैडम टुगेदरनेस की सभी और पूरी टीम का एक एम सेट था कि हाँ कि सभी को था कि हाँ कि हमें पूरा अच्छा करना है और इस पर मेडल जरूर जीतना है, तो वही आई थिंक एक सबसे की पॉइंट था। कैमरा पर्सन राजेश के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा के, जहां के नए डीजीपी को लेकर 12 अगस्त को बैठक है। दिल्ली में यूपीएससी पैनल की बैठक होगी। 5 वरिष्ठ आईपीएस से 3 पैनल बनाया जाएगा और बैठक में मौजूदा डीजीपी समेत केंद्रीय होम सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नए डीजीपी को लेकर 12 अगस्त को बैठक होनी है, जिसमें 5 वरिष्ठ आईपीएस के साथ ये 3 पैनल का गठन किया जाएगा। दिल्ली में यूपीएससी पैनल की ये बैठक होगी। हरियाणा के नए डीजीपी को लेकर 12 अगस्त को ये बैठक होनी है। दिल्ली में यूपीएससी पैनल की ये बैठक होगी, खास बैठक नए डीजीपी को लेकर, जिसमें 5 वरिष्ठ आईपीएस से बनेगा 3 का पैनल। बैठक में मौजूदा डीजीपी समेत केंद्रीय होम सेक्रेटरी भी मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे दें, हरियाणा में नए डीजीपी को लेकर ये खास बैठक 12 अगस्त को दिल्ली में होनी है। 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है इस बैठक के लिए। दिल्ली में यूपीएससी पैनल की खास बैठक होगी, जिसमें 5 वरिष्ठ आईपीएस से 3 का पैनल बनाया जाएगा। बैठक में मौजूदा डीजीपी समेत केंद्रीय होम सेक्रेटरी भी मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर और अहम जानकारी, नए डीजीपी को लेकर 12 अगस्त को यह बैठक होनी है। दिल्ली में यूपीएससी पैनल की यह बैठक होगी और इसमें आपको बता दें कि 5 वरिष्ठ आईपीएस से 3 का पैनल बनेगा। विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, क्या कुछ जानकारी 12 अगस्त को बैठक नए डीजीपी को लेकर? निश्चित तौर पर यूपीएससी की जो बैठक है वो 12 तारीख को बुलाई गई है। 12 तारीख को दोपहर को दिल्ली में ये बैठक होगी और उसमें तमाम जो प्रोटोकॉल होता है, मौजूदा डीजीपी और होम सेक्रेटरी की बात की जाए, केंद्रीय होम सेक्रेटरी की बात की जाए, और हरियाणा सरकार के भी अधिकारी उसमें मौजूद रहते हैं। सीआईएसएफ, बीएसएफ जैसी जो पोस्ट है उनके भी एक डीजी को इसमें रखा जाता है और केंद्रीय होम सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। काफी दिनों से इस चीज की कहीं ना कहीं प्रक्रिया हरियाणा में चल रही थी। आपने देखा होगा पिछले दिनों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बार बार होम सेक्रेटरी हरियाणा को लेकर ये पूछा था कि अब तक पैनल को लेकर क्या किया गया और साथ ही डीजीपी मनोज यादव को अब तक रिलीव क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उनका एक्सटेंशन के बाद जिस तरह से खुद उन्होंने इच्छा जताई थी उसको रिकमेंड करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा भी और खास तौर से अनिल विज द्वारा किया जा चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो नए डीजीपी को लेकर ये 12 अगस्त को बैठक, 5 वरिष्ठ आईपीएस से 3 का पैनल बनाया जाएगा। बैठक में मौजूदा डीजीपी समेत केंद्रीय होम सेक्रेटरी भी मौजूद रहने वाले हैं। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम यहां पर सीपी हाउस में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, जिसमें कैबिनेट में फेरबदल को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम के विरोधी गुट के विधायकों और नेताओं ने भी सोनिया गांधी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह दिल्ली दौरा, और आज इस दिल्ली दौरे के दौरान सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की जाएगी। उधर बादली विधानसभा में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में तिरंगा यात्रा में खासी भीड़ उमड़ी। किसानों, महिलाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा कई मंत्री और विधायक इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया सरीखे खिलाड़ियों ने हरियाणा और देश का मान दुनिया भर में ऊंचा कर दिया है। धनखड़ ने शहीदों को भी याद किया और कहा कि तिरंगा हवा से नहीं बल्कि वीरों की आखिरी सांसों से लहराता है। गांव गांव वीर भूमि, अनगढ़ित है वीर, वीर गाथा, और आज शहीदों तुम्हारे नमन में ये बादली हल्का, ये हरियाणा है शीश नवाता। ये जो चारों तरफ आप देखते हो, आप वीरों की यादगार, चारों तरफ आप देखते हो शहीदों के स्मारक, चारों तरफ आप देखते हो ग्राम गौरव पट। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमने हर उस शहीद का नाम ग्राम गौरव पट पर लिखकर पब्लिक डोमेन में लाने का प्रयास किया है।
उधर खालिस्तानी आतंकी की तरफ से सीएम जयराम ठाकुर को दी जा रही धमकियों के मद्देनजर उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी है। खालिस्तान की तरफ से सीएम को 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने की धमकी दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से प्लास्टिक का तिरंगा इस्तेमाल नहीं करने की भी अपील की है। प्रदेश में प्लास्टिक का तिरंगा इस्तेमाल करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में भी कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। सीएम जयराम ठाकुर ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2 अगस्त से हिमाचल में शिक्षण संस्थानों को भी खोल दिया गया था, जिसके बाद स्कूलों में छात्रों के संक्रमित होने के मामले सामने आए थे और सीएम ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जो मामले 850 के आसपास आ रहे थे, अब वो दोबारा 2000 तक पहुंच गए हैं। इसलिए स्कूलों को बंद करने या फिर अन्य बातों को लेकर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। सभी अधिकारियों से कोरोना को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। हम भी हिमाचल प्रदेश में इसी बात को लेकर के आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि प्लास्टिक का झंडा इस्तेमाल ना करें, झंडा कपड़े का बने, इस बात को सुनिश्चित करें। और मैं इस बात के लिए भी हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरह की एक अलग परिस्थितियाँ इस बार के इस 15 अगस्त के लिए हिमाचल में पैदा करने की कुछ ऐसी ताकतों ने कोशिश की है, इसका संदेश देने की आवश्यकता है। सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फैलाएं, लेकिन संभव हो सके तो उसमें प्रयास करिए कि प्लास्टिक का झंडा का इस्तेमाल ना हो।